नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप सब देख रहे हैं इंडिया चाहता है। लखीमपुर हिंसाकांड पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और वो खुलासा यह है कि लखीमपुर हिंसा का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है भारतीय जनता पार्टी और खासकर उसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को परेशान करने के लिए। इस एसआईटी रिपोर्ट में कह दिया गया है कि जो हिंसा घटी थी वो अनजाने में नहीं हुई थी, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों ने साजिश के तहत हत्या के लिए किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। ये बड़ा आरोप इस रिपोर्ट में, यूपी पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट में लगा दिया गया है। तो हिंसा के 72 दिन के बाद आज सबसे ज्यादा 34% इंडिया यही जानना चाहता है कि कहां तो मंत्री टेनी और उनके बेटे बार बार दुहाई दे रहे थे कि वो हिंसा कांड में शामिल है ही नहीं, कहां अब एसआईटी रिपोर्ट में वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया इस सवाल का भी आज जवाब जानना चाहता है कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद टेनी अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। 22% लोग इस खबर को सेकंड नंबर पर अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। वहीं 20% इंडिया आज ये जानना चाहता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में किस तरह आज काशी क्षेत्र में ही बड़ी चुनावी भिड़ंत हो रही है। तो जैसा कि आपने खबरों को वोट किया है, पसंद किया है, उसी के मुताबिक अपना सिलसिला इंडिया चाहता है का इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। लखीमपुर हिंसाकांड में पहले दिन से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा अपने खिलाफ साजिश की बात करते रहे, लेकिन एसआईटी की जांच में कहा गया कि साजिश तो आशीष मिश्रा ने किसानों को जीप से रौंदकर मारने के लिए की थी। अब सवाल यही उठता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो कि देश के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं, उनका भविष्य क्या होगा। यूपी का चुनाव है, ब्राह्मण वोट बैंक को वो सूट करते हैं। बीजेपी में यही देखते हुए उनको कुछ महीने पहले केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी थी। अब अजय मिश्रा टेनी पर यह गंभीर इल्जाम है कि वो अपने जिस बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश करते रहे, दरअसल पुलिस की रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि वो उनका बेटा जानबूझकर किसानों पर अपनी जीप चढ़ा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो रिपोर्ट कह रही है जिसकी कॉपी मेरे पास हाथ में भी है। पहले पंकज झा और संजय त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट देखते हैं, फिर तफसील से इस बारे में बात करते हैं। जो गाड़ी चढ़ाया है या जैसे चढ़ी है ये आप ही लोग जानते होंगे। मैं वहां पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था। सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बलबीरपुर में ही थे। अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी। लखीमपुर की ये घटना न तो हड़बड़ी में हुई, न ही ये हादसा था, और ऐसा भी नहीं था कि लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे का कोई लेना देना नहीं था। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। 5 किसानों की जान चली गई, लेकिन ये घटना सिर्फ उन 120 सेकंड का खेल नहीं थी। इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया एक प्लान। जी हाँ, ये साजिश थी, किसानों पर जीप चढ़ाने की सोची समझी साजिश। ये किसानों को उनकी जगह दिखाने का वो प्लान था जिसका वक्त और दिन भी मुकर्रर था और जगह भी। मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी की जांच रिपोर्ट है, जिसमें लिखा गया है कि लखीमपुर कांड में किसानों की जो हत्या हुई थी वो सुनियोजित और सोची समझी साजिश थी, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और अन्य 12 लोगों पर है। अब इन सभी 13 आरोपियों पर दर्ज धाराओं में बदलाव के लिए कोर्ट में पुलिस की तरफ से अर्जी भी दे दी गई है। जांच में साजिश का एंगल सामने आने पर अपराध गंभीर स्तर का हो गया है। अब आशीष मिश्रा और उसके साथियों पर धाराओं को बदलकर हत्या, जान से मारने की कोशिश,
बलवा, लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग, घातक हथियारों से गंभीर चोटें पहुंचाने का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट से अपील की गई है। इस मामले में 14 दिसंबर को कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया है। बेटे से मिलने के लिए अजय मिश्रा टेनी भी जेल पहुंचे हैं। इस बात का अंदाजा उन्हें भी हो गया है कि उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अपने पक्ष में जो सबूत पिता पुत्र गिना रहे थे वो सब एसआईटी की रिपोर्ट में धराशायी हो रहे हैं। मैं तो उस मौके पर भी नहीं था, और हमारे बेटे की बात करें तो वो कार्यक्रम स्थल पर था, और वो 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है। ये घटना होने तक हमारा पुत्र वहीं पर मौजूद था, और वहाँ पर थोड़े लोग नहीं होते, हजारों लोग होते हैं। अब सीधी सी बात है, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। आप कहाँ व्यस्त थे? मैं बनवीरपुर में था। सुबह 9 बजे से लेकर के, चूंकि मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष था, तो दंगल के उसमें सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनवीरपुर ही रहे। यहाँ तक कि अजय मिश्रा ने ये भी कहा था कि अगर उनके बेटे के खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि आशीष मिश्रा ने जानबूझकर किसानों को रौंदा, तो एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। जबकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये बात कह दी है, तो ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं लेता तो मोदी सरकार, योगी सरकार इस मंत्री को और उनके बेटे को बचा लेती। मगर अब जब रिपोर्ट आ चुकी है तो प्रधानमंत्री को फौरन चाहिए कि अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को खारिज करें। जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्भोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एमआई सोम के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि शर्म के नाते जो है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए। घटना के तुरंत बाद भी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठी थी, लेकिन तब मामले की जांच की बात कहकर बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी को बचा लिया था। लेकिन अब अपनी ही सरकार की पुलिस की रिपोर्ट को क्या बीजेपी नजरअंदाज कर पाएगी? और वो भी ऐसे वक्त जब उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ महीनों की दूरी पर है। संजय त्रिपाठी के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। बहुत साफ है, इस एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कोई दो राय इसमें बची नहीं है। इसीलिए इस कवर स्टोरी पर मेरी राय अब आप जान लीजिए, और राय बहुत साफ है कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार अब खो चुके हैं। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम के आखिर में हम नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। एक बार फिर अपनी राय आपके सामने स्पष्ट कर दूं, और फिर आपकी जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि अजय मिश्रा को अब मंत्री बने रहने का नैतिक तौर पर कोई अधिकार नहीं है। अजय मिश्रा को नैतिक इस पूरे मामले को लेकर पिछले साल ही आपको बता दें, खास बात है कि संसद में उनका सम्मान हुआ था, उनको संसद रत्न का पुरस्कार दिया गया। लेकिन पुत्र रत्न पर किसानों को गाड़ी से रौंद डालने का आरोप लगा तो वो बीच बचाव में उतर आए थे। यूपी में उनकी पार्टी की सरकार है, और इस सरकार की बनाई एसआईटी की रिपोर्ट में ही ये कहा गया है कि मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा ने साजिशन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई दी। मंत्री होने के नाते टेनी यानी अजय मिश्रा साहब संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। हजारों लाखों जो उनके वोटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए जवाबदेह हैं। इसीलिए उनको एक पिता से ज्यादा एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता की तरह इस वक्त बर्ताव करना चाहिए था। वो 3 अक्टूबर की तस्वीरें जो आपने देखी जब जीप रौंद रही है वो धुंधली है, लेकिन ये खबर और इसका इम्पैक्ट वो अब धुंधला नहीं बचा है। उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है, और ये बात यूपी पुलिस की एसआईटी में है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। इसीलिए अजय मिश्रा को चाहिए कि जब तक उनका बेटा अदालत से बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, वो नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ दें। अब अगर बदले के हालात में बीजेपी टेनी को हटाती है तो ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का खतरा रहेगा, और अगर वो नहीं हटाती है तो यूपी के विधानसभा चुनाव में
विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी विरोधी बीजेपी को जमकर घेरेंगे। बीजेपी टेनी को अगर हटाती है तो भी आरोप लगेगा ही कि टेनी के खिलाफ एक्शन लेने में पार्टी ने देर क्यों की। नहीं हटाती है तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के साथ टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी अजय मिश्रा को हटाती है तो किसानों की नाराजगी कुछ हद तक वो दूर कर पाएगी, लेकिन नहीं हटाती है तो किसान पहले से नाराज हैं और उनकी नाराजगी बीजेपी से और बढ़ेगी, जो कि इस चुनावी मौसम में और ज्यादा पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से तीनों बिल को लेके सरेआम सबके सामने देश के संबोधन में माफी मांग सकते हैं, तो 3 कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं, तो अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते। हर संवैधानिक पद मर्यादा और नैतिकता की डोर से बंधा होता है। अजय मिश्रा के बेटे के बारे में एसआईटी जांच करने वाले इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने 13 दिसंबर को यानी कल ही जो खुलासा किया है उसकी कॉपी मेरे पास भी है। यह है वो रिपोर्ट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी रिपोर्ट में साफ साफ, अगर ये दूसरे नंबर का पैराग्राफ आप देखेंगे, मेरी उंगली के पास देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से कारित किया गया है, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक शब्द था जानबूझकर। ये रिपोर्ट पे साइन है विद्याराम दिवाकर के, जो कि इसके इंचार्ज है इस पूरी जांच रिपोर्ट के, विद्याराम दिवाकर। ये उनकी साइन रिपोर्ट है। नीचे देखिए सिग्नेचर साफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है इस तमाम घटनाक्रम के बाद कि इस बार बीजेपी का चुनावी मुहूर्त यूपी में और खासकर किसानों को लेकर बेहद बिगड़ा हुआ है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि अब लखीमपुर की फांस उसके गले में आकर अटक सी गई है। अब अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर विपक्ष अड़ा हुआ है, जिससे साफ है कि अब ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। आपको फिर बता दें, यूपी पुलिस की एसआईटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है और जो ये कह रही है कि जीप जानबूझकर किसानों पर चढ़ाई गई थी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों की नाराजगी से हो रहे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। किसानों की हर मांग मानने का वचन दे दिया। किसान घरों को लौट गए, दिल्ली के बॉर्डर खाली हो गए। लेकिन यूपी पुलिस की बनाई एसआईटी की रिपोर्ट से 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर कांड की इन तस्वीरों में छिपे किसानों के जख्म फिर से बीजेपी को दर्द देने लगे। इस तस्वीर का फिर सेंटर पॉइंट बनना बीजेपी की सारी कोशिशों पर पानी फेर रहा है। किसान आंदोलन के एजेंडे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी थी, लेकिन इसके पूरा हुए बिना ही किसान लौट गए। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल ये कि क्या किसान लखीमपुर कांड का मुद्दा पीछे छोड़ चुके हैं या फिर इस्तीफे की मांग फिर जोर मारेगी। चार्ज लगेंगे, उस पर हत्या की वो लगेगी। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टेनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एसआईटी के जांच अधिकारियों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने बहुत निष्पक्षता के साथ इसकी जांच की। परंतु मलाल ये भी है कि हमारे किसान निर्दोष हैं जो 302 के मुकदमे में जेल में बंद हैं। प्लान को अंजाम देता हो और वो सुनियोजित तरीके से उसको अंजाम दिया जाता हो, तो यह कदापि संभव नहीं है कि उसमें जो है केंद्रीय मंत्री
अजय मिश्र और टेनी का हाथ ना हो। एसआईटी की रिपोर्ट बाहर आई और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मामला ऐसा है जिसे ना तो वो उगल पा रही है और ना निगल पा रही है। अजय मिश्रा को हटाती है तो ब्राह्मण वोटों के नाराज होने का संकट, नहीं हटाती है तो विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने की मुसीबत। क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को अब हटाना चाहिए? और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी। अगर दोषी है कोई जान लेने, जिनकी हत्या हुई है, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अजय मिश्रा टेनी के जरिए विपक्ष केंद्र और यूपी दोनों सरकारों को घेर रहा है। विपक्ष भी जानता है कि किसानों का दर्द बीजेपी का खेल खराब कर सकता है। 12 नवंबर को एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, जिसमें 62% लोग लखीमपुर कांड के चलते बीजेपी को चुनाव में नुकसान होने की बात कह रहे हैं। हमने पूछा कि लखीमपुर खीरी कांड से बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा। जवाब क्या आया? फायदा कि नुकसान। फायदा कहा 22% लोगों ने, लेकिन नुकसान कहने वाले 62% लोग हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी? अजय मिश्रा को पद पर बनाए रखकर वो चुनाव में जाने का रिस्क उठाती है या फिर कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की तरह सही दिन और सही वक्त का इंतजार करती है। अब आप जरा थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिए। 3 अक्टूबर को किसानों पर ये जीप चढ़ाई जाती है, मामला बड़ा होता है, बीजेपी को लगता है कि माहौल उसके खिलाफ होता जा रहा है। 19 नवंबर को आते आते प्राइम मिनिस्टर बाकायदा देश के सामने आते हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं और किसानों का जो गुस्सा 1-1.25 साल से चल रहा था उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के दिन जो 14 दिसंबर को रिपोर्ट आई है, 15 दिसंबर को, ये साफ कह रही है कि इस मामले में मंत्री पुत्र सीधे तौर पर इन्वॉल्व है और उसने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई थी। यानी जिस चीज़ से बीजेपी निकलने की कोशिश कर रही है वो रह रहकर बीजेपी को आकर वापस अपने लपेटे में ले रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में सवाल सीधे मंत्री पुत्र के मोटिव पर उठा है। मामला अदालत में जितने संगीन आरोप मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर लगे हैं, वो अगर अदालत में सही साबित हो गए तो आशीष मिश्रा को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला चलेगा, जिसमें दोषी साबित होने पर मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल से ज्यादा की उम्र कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 326 के तहत खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, जुर्माना अलग से लग सकता है। वैसे ही आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला बन गया तो 2 साल या उससे ज्यादा सश्रम कारावास तक हो सकता है। आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत दंगा और बलवा का मामला बना तो 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों एक साथ लग सकते हैं। यानी आप साफ समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो अजय मिश्रा टेनी के बहुत ही खिलाफ जा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपराध भली आशीष मिश्रा ने किया, पर अजय मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने का लगातार काम किया जब तक कि कोर्ट के द्वारा बने आदेश में उनको गिरफ्तारी की और सरेंडर करने की बात नहीं कह दी गई थी। वैसे यूपी चुनाव में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र काशी क्षेत्र ही बना हुआ था। पीएम मोदी ने 2 दिन वाराणसी में मौजूद रहकर चुनावी टेम्पो को हाई कर दिया, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने आज वाराणसी से 65 किलोमीटर दूर जौनपुर से परिवर्तन यात्रा का बिगुल एक बार फिर फूंका। मेरे सहयोगी पंकज झा की एक और रिपोर्ट। आज जब हम बनारस से
बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज़ कैसे भूल जाएगी कि जहां मां गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे पर दिए अपने बयान को लेकर विवाद में फंसे अखिलेश अब उन्हीं के मैदान पर उन्हें चैलेंज करने आ पहुंचे। काशी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर जौनपुर में अखिलेश तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी। अखिलेश अपना समाजवादी विजय संकल्प रथ लेकर जौनपुर पहुंचे जो काशी क्षेत्र में है। अपने साथ अपने सहयोगी राजभर के झंडे की ताकत लेकर। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी को साथ लेकर यूपी की कमान खुद संभाल ली है। 2 दिन तक काशी प्रवास के जरिए पीएम मोदी ने न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल को यह बताने की कोशिश की कि विकास तो वही कर सकते हैं। वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। आज ये परिस्थिति बदल रही है। सोमवार से ही प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की चुनावी हवा को नया रंग दे दिया। गंगा में डुबकी, मजदूरों के साथ खाना और फिर गंगा आरती की तस्वीरों से विरासत को विकास के साथ जोड़ दिया तो अखिलेश ने जौनपुर से उसी विकास पर पलटवार कर दिया। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, क्या अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का नहीं है? क्या लैंड एक्विजिशन 70% समाजवादी सरकार में नहीं है? सरकार का जब आखिरी वक्त है वहां तो सरकार को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि किसान दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पहला काम यही किया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ चुनावी मंथन किया। यूपी का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगा सकते हैं सोमवार रात को, जब प्रधानमंत्री देर रात तक वाराणसी की सड़कों पर घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, विकास कार्यों का निरीक्षण करते रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर बनारस रेलवे स्टेशन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर सामने आई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि विकास कार्यों के लिए बीजेपी की सरकारें रात भर सोती नहीं हैं। आपको याद होगा कि पिछले मंगलवार को अखिलेश ठीक उसी वक्त मेरठ में रैली कर रहे थे जब प्रधानमंत्री गोरखपुर में भाषण दे रहे थे और इस मंगलवार को भी वही कहानी दोहराई गई है। वाराणसी से रणवीर के साथ जौनपुर से पंकज झा की रिपोर्ट। आपको याद होगा कल अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर एक बयान दिया था जिस पर विवाद हो गया था। उन्होंने कहा था कि अंतिम समय में लोग रहने के लिए काशी में ही जाते हैं। इसकी आलोचना हुई तो आज अखिलेश को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने सफाई देते हुए आज कहा कि वो पीएम को बद्दुआ नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो ये भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो यूपी सरकार के अंतिम दिनों के लिए था, यानी सरकार यूपी की जाने वाली है, इसीलिए लोग बाग काशी का दौरा कर रहे हैं। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय फिर दोहरा देता हूं। मेरी राय है कि एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं है? आपके मिस कॉल का इंतजार है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हजारों की संख्या में मिस कॉल ऑलरेडी आ चुकी हैं। 78% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि अब नैतिक अधिकार मंत्री पद पर रहने का अजय मिश्रा खो चुके हैं।
फिलहाल इसी नोट पर यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी अगली कुछ खबरों की। दिखाएंगे आपको कि सरकार से लड़ने के नाम पर कैसे उभर आता है राहुल गांधी और ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र। देखते रहिए इंडिया चाहता है। और अब आज की कवर स्टोरी पर अपनी राय आपके सामने एक बार फिर रखता हूं। राय बहुत साफ थी कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल देकर भेजिए। हम कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय के साथ सहमत हुए। अभी तक 78% लोग सहमत दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज संसद में 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने एक संयुक्त एकता मार्च निकाला। गांधी प्रतिमा से लेकर बाहर विजय चौक तक। इस दौरान एक तस्वीर और उभर कर सामने आई। इस तस्वीर में टीएमसी सांसद और कांग्रेस के नेता, वो भी सांसद हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, आलोचना कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं, दोनों के सांसदों का निलंबन हुआ है, इसीलिए दोनों मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों संसद में एक साथ दिखते हैं, लेकिन संसद के बाहर आते से ही दोनों पार्टियां यानी टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ जाती हैं और दो हाथ पर उतारू हो जाती हैं। अगर आपको इस खबर को विस्तार से समझना है कि यह दोहरा चरित्र क्यों है, राहुल गांधी की कांग्रेस का और ममता बनर्जी की टीएमसी का, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। विरोध का बैनर पकड़े ये हैं टीएमसी सांसद डोला सिंह। और इनसे कुछ फीट की दूरी पर चल रहे ये हैं राहुल गांधी। आज ये दोनों नेता एक साथ कदम ताल कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा 12 सांसदों के निलंबन का है। लेकिन ये तस्वीर जनता के लिए एक छलावा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ये दोनों दल एक साथ दिखते जरूर हैं, लेकिन साथ हैं नहीं। इस सत्र के दौरान विपक्ष की एक भी बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई है और रायसीना हिल्स की सरहद लांघते ही दोनों के रास्ते न सिर्फ जुदा हो जाते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। और ये समझने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना। सोमवार को गोवा में दिया ममता बनर्जी का ये बयान ही सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस क्लियर हुआ 98 में, हम सोचा कोई ना कोई करेगा, छोड़ दिया। देखता है कोई नहीं करता है, कुछ बोलता है इलेक्शन का टाइम में आके फेसबुक ट्वीट करता है और बस और कुछ नहीं करता है। बीजेपी के साथ लड़ते ही नहीं है। बीजेपी का टीआरपी बहुत बढ़ गया इसके लिए। इसी के लिए हम सोचा जब तुम भी नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। ममता ने भले ही राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन गोवा की जनता को ये जता दिया कि चुनाव में सोशल मीडिया के सिपाही चाहिए या जमीन पर लड़ने वाली मर्दान। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ऐसे लताड़ा हो। तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले जब ममता बनर्जी शरद पवार से मिलने मुंबई पहुंची थी, तब तो यूपीए का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जिसे राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने बनाया था। मुझको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? दीदी का ये अंदाजे बयां कांग्रेस को अब भी पसंद नहीं है और तब भी पसंद नहीं आया था, लेकिन बीजेपी इस पर पूरे मजे ले रही है। कांग्रेस का ये पंगा है भैया जी। एक तरफ जो है वो त्रिमूर्ति कांग्रेस, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, ही अपना सिमटाएं और सिमटे क्या कर सकते हैं। ये उनका फीलिंग है, यही पार्टी का फीलिंग है जी। ठीक है, हमें लगता है कि कांग्रेस जितना करना चाहिए नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2024 में है, उसको पहले बहुत कुछ होगा। मौके पर छक्का बीजेपी इसलिए मार रही है क्योंकि कांग्रेस के साथी ही बीजेपी को फ्री हिट दे रहे हैं। आज ही सुबह शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये लिखा गया है कि कांग्रेस की हालत जर्जर महल जैसी हो चुकी है।
लेकिन जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगुवाई खुद की, लेकिन चुटकी भी ले ली। इसी को कहते हैं एक गाल पर मारना और दूसरे गाल पर सहलाना। और कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो सह तो रही है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। कुछ नहीं, मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहते हैं। कुछ उनको ईडी का लगाया, सीबीआई का लगाया, किसी को लुभाया, किसी को मंत्री बनाने का कहा, तब ये ऐसी स्थिति चंद जगह पैदा हो गई। अब तक यूपीए वो दरबार था जहां कांग्रेस का कद सबसे बड़ा था, बाकी सब दरबारी माने जाते थे। लेकिन बंगाल जीतने के बाद दीदी अपना अलग दरबार खड़ा करने में जुटी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस में दूसरी पार्टियों से जो नेता शामिल हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस से आने वाले ही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे तौर पर अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान कर रही हैं, तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को ये बात बखूबी पता है और नागवार गुजर रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अगर विपक्ष सरकार से बुनियादी सवालों पर लड़ना चाहता है तो वो लड़ाई टुकड़ों में नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन ममता के साथ दिक्कत ये है कि वो कब किसको दोस्त बना ले या दुश्मन बना ले, ये कहा ही नहीं जा सकता। आज वो बीजेपी से लड़ने की बात कर रही हैं, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का वो हिस्सा रह चुकी हैं। वैसे ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए का भी ममता बनर्जी की पार्टी हिस्सा थी, जिसके वजूद को आज ममता नकारती है। 1998 में कांग्रेस छोड़कर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो यूपीए का हिस्सा बनी, चुनाव जीती और मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री बनी। 2004 में 2011 में कांग्रेस 2004 में तो सरकार जीती थी, लेकिन वो 9 के चुनाव जीतने के बाद वो सरकार में आकर मंत्री बनी। 2011 में कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और शानदार तरीके से जीता। टीएमसी को 184 और कांग्रेस पार्टी को 42 विधानसभा सीटें मिली। तब कांग्रेस भी ममता सरकार में शामिल हुई थी। लेकिन उसी साल सितंबर में ममता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोल दिया और उनके बांग्लादेश यात्रा में हिस्सा नहीं बनी। तब मनमोहन सिंह को बांग्लादेश से तीस्ता नदी समझौता किए बगैर ही वापस लौटना पड़ा था। इससे कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों में खटास बढ़ी और वो तब चरम पर पहुंच गई जब 2012 में कांग्रेस कोटे के मंत्री मनोज चक्रवर्ती ने ममता को तानाशाह कहकर पद छोड़ दिया था। उसके बाद ममता का यह बयान रिश्तों को बिगाड़ने वाला हुआ कि जिसको जाना है वो चला जाए। और अब कुल मिलाकर दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर निकल चुकी हैं और एक दूसरे के खिलाफ जानबूझकर लड़ाई लड़ रही हैं। और अब बात करेंगे महंगाई की। खुदरा महंगाई दर 3 महीने में सबसे ज्यादा इस वक्त है। सरकारी आंकड़ों में वो थोड़ा ही बढ़ी है, लेकिन लोगों की जेब ज्यादा खाली हो रही है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति और सभापति वेंकैया नायडू ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। इस सियासी शोर के बीच आम आदमी क्या सोचता है, उसकी आवाज भी आप तक जरूर आनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए ये रिपोर्ट खास तौर पर लेकर आए हैं। पिकनिक करने के लिए नहीं आते, चाना चबाने के लिए नहीं आते, आम लोग के मुद्दे उठाने के लिए आते हैं। राज्यसभा में 12 दिन से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। Members, I would tell you, this sort of tactics are not going to help. You are not going to achieve your objective. संसदीय लोकतंत्र को बचाया जाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मस्ट बी सेफ। संजय सिंह जी को बाहर भेज दीजिए। संजय सिंह को बाहर भेज दीजिए। राज्यसभा में अपने 12 सांसदों के निलंबन से कमजोर पड़ा विपक्ष।
आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मौके कई मिले, लेकिन विपक्ष चूक गया, इसीलिए नया मौका दिया नहीं जा सकता। There is one notice for discussion on price rise. Discussion was allowed, but it was not allowed to take up. So member has no right to raise the issue again. वेंकैया नायडू ने जैसे ही नोटिस खारिज किया, सदन में हंगामा मच गया। पूरा का पूरा विपक्ष वेल में उतर आया और नारेबाजी करने लगा। कभी महंगाई के मुद्दे पर तो कभी अपने सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर। विपक्ष को मौका सदन के अंदर नहीं मिला तो उसने बाहर अपनी खींच निकाली। प्रधानमंत्री देश को नहीं चला पा रहे हैं। आप महंगाई से ले लीजिए, आतंकी हमलों से देख लीजिए, आप हर तरीके से मापदंड में फेल हुए हैं। कोई कोशिश नहीं है घाटा कम करने का, उसका कोशिश में ही फ्यूल की दाम भी बढ़ रहा है और सब चीज की दाम भी बढ़ रहा है। और जब सब्जी में तेल डालने का रहता है तो तेल को देखती हूँ और तेल के धार को देखती हूँ। अब धार को बंद करके बूंद में टपकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हम जैसे लोगों की हो गई है। फिर गरीब लोगों की तो और हिम्मत पूछिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के बाकी नेता चुनाव में समय न लगाएं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में समय लगाएं, रोजगार उत्पन्न करने में समय लगाएं और महंगाई को कंट्रोल करें। संसद में मामला सियासी लग सकता है, लेकिन मुंबई की निशा तिवारी के परिवार पर ये महंगाई बहुत भारी पड़ रही है। क्या करें, कैसे करें, कहां से लाएं पैसा? पहले 4-5 हजार में हो जाता था महीना, अभी 10-15 हजार डालो तो भी लगता है कि कम है। ये सवाल सिर्फ एक निशा का नहीं, बल्कि महंगाई का अंधेरा लाखों करोड़ों घरों पर छाया है। वो इसलिए कि टमाटर अब भी 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। लगता है सरसों तेल का रेट बरसों बाद भी कम नहीं होगा। गैस सिलेंडर की कीमत बताने लायक बची ही नहीं। कहाँ गए वो सिलेंडर के प्राइस? तुम तो बीजेपी में होकर इतने हाई प्राइस बढ़ा दिए, कांग्रेस को दोष दे रहे थे। अरे दोष दूसरों को, पार्टी को मत दो ना, पहले अपनी गिरमान में झांक के देखो। 5 हजार में जब भी घर चलता था, अभी 10-15 हजार भी काफी नहीं होता है। सैलरी तो बढ़ नहीं रही, अब महंगाई बढ़ते जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर उत्पादों की महंगाई में 2 से 6% तक उछाल आता है तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन नवंबर में ऐसे कई उत्पाद रहे जिनमें 30% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। तेल 29.67% तक महंगा हुआ। ईंधन और बिजली 13.35% तक महंगा हुआ। यातायात में 10.02% महंगाई दर्ज की गई। फल 6.03% ज्यादा महंगा हुआ। चप्पल जूतों के रेट में 8.25% का उछाल आया है। महंगाई के दौर में रह गए फल दो चार, अब थाली में कहाँ रह गए पापड़ दही अचार। महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई की तो कोई रोकथाम हो ही नहीं रही, सरकार कुछ नहीं सोच रही इस विषय में। और आने वाले कल में महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मोदी जी हमें समझ में नहीं आ रहा, आप मंदिर और मस्जिदों में लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान हम लोगों पे दें जो घर गृहस्थी चलाती है, गृहिणी है, शायद आपका भला हो जाए। इन शिकायतों के बीच समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर जेब भर किसकी रही है। वो कौन है जो इस महंगाई में भी मलाई खा रहा है? महंगाई अपने देश में एक ऐसा मुद्दा रहा है, आपको याद होगा जब दिल्ली में प्याज के दाम बढ़े थे तो सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री थी उनकी कुर्सी चली गई थी। बार बार महंगाई ने तमाम सरकारों को बदल कर रख दिया है। महंगाई आज भी है और चुनाव फिर से पास आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपसे एक खास अपील। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कल तो इंग्लैंड में पहले आदमी की ओमिक्रॉन की वजह से मौत भी हो गई। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप सतर्क रहें। आपकी सेहत की हमको चिंता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनिए। एबीपी न्यूज़ ने आपके लिए #MaskUpIndia नाम की मुहिम चलाई हुई है, बहुत दिनों से चल रही है। इस मुहिम का हम चाहते हैं कि आप हिस्सा बने। हमारी एक गुजारिश है कि अपनी मास्क लगी हुई सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए। हम इसी तरीके से आप तमाम महानुभावों की तस्वीर यहाँ दिखाते हैं ताकि दूसरों को भी हम आपकी तस्वीर दिखाकर प्रेरित कर सकें। और अब ब्रेक पर जाने से पहले अपनी राय दोहरा देता हूँ। आज की कवर स्टोरी पर मेरी राय है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं या नहीं हैं, आपके मिस कॉल का इंतजार है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी फाइनल
रिजल्ट की भी और साथ ही साथ आज का शब्द भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।